हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएसटी सामाजिक विज्ञान देख ले। हम सीटेट के लिए सेकंड पेपर है हमारा। ये दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे। इसमें हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। फैक्ट बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन जो है 15 है और जो ऑनलाइन पूछे गए थे ये सभी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन करते टाइम देखेंगे कि बिना एनसीईआरटी पढ़े क्वेश्चन करना मुश्किल है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की क्लास कराई हूँ। आप लोग एनसीईआरटी की क्लास देखते जाइए। 7 का ज्योग्राफी भी खत्म होने वाला है और 6 का हिस्ट्री खत्म होने वाला है। 6 का ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। बाकी हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, साथ में एनसीईआरटी भी करते चलेंगे और प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करते चलेंगे, वरना टाइम तो है नहीं। फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं। तो आपको पता है जो हमारा जो कर्क रेखा है और मकर रेखा, विषुवत रेखा उत्तरी अमेरिका से भी गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया से भी और अंटार्कटिका से भी। ये मतलब उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से भी। लेकिन ये जो है यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरता। तो इसका राइट आंसर है यूरोप और अंटार्कटिका। यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरता है। अब इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। भूमध्य रेखा दुनिया के 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा है। और कर्क रेखा ये भी याद रखिएगा भारत के 8 जो राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और इन रेखाओं में से कोई भी यूरोप महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती। याद रखिएगा ये कर्क रेखा, मकर और विषुवत रेखा जो है वो यूरोप महाद्वीप से नहीं होके गुजरती है, क्योंकि यूरोप हमारा ये ऊपर हो जाता है, तो यहाँ से गुजरती ही नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। जो हमारे भारत में समय रेखा माना गया है 82.5 डिग्री माना गया है। पहले तो आप लोग याद रखिएगा। और ये रेखा निम्नलिखित में किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारतीय महामरुस्थल नहीं, पश्चिमी घाट नहीं, सुंदरबन डेल्टा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी घाट। मतलब इसका राइट आंसर है डी, पूर्वी घाट। अभी देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर रेखा मतलब मानक यामोत्तर समय माना गया। यह रेखा पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की वो भी इलाहाबाद और मिर्जापुर, इलाहाबाद में नैनी से वहाँ से। और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये पाँच जगह से गुजरती हैं। याद रखिएगा भारत का मानक समय जो है 5 जगह से गुजरती है। कन्फ्यूज नहीं होगा। कर्क रेखा जो होता है हमारा वो 8 राज्यों से गुजरता है और भारत का मानक समय जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमारा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे पश्चिमी घाटों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, या फिर पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नहीं, इसमें पाया जाता है पश्चिमी घाटों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्र दर्शाया गया है। यह दर्शाता है। देखो सहारा मरुस्थल जो है हमारा अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल मतलब है मरुस्थल जो है। लेकिन इसका ये मतलब पहले यहाँ पे ये था कि जलवायु था, यहाँ के पहाड़ों पे चित्र वगैरह है। आप एनसीईआरटी की क्लास ज्योग्राफी की करोगे 7th की, उसमें भी आपको पता चलेगा। और एनसीईआरटी की क्लास जब आप 6 की हिस्ट्री करोगे उसमें भी आपको पता चलेगा। सहारा मरुस्थल में भी पहले पेड़ पौधे होते थे, जानवर रहते थे, मछलियों के मतलब अवशेष भी पाए गए हैं, उनके कांटे पाए गए हैं। तो ये क्यों ऐसा बदल गया अचानक। तो सहारा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सहारा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सहारा रेगिस्तान में मिली गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छ के साथ दिखाया गया है। मतलब कि जो चित्र मिला है वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि जो नदी है वहाँ पे मगरमच्छ, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी, बकरी को आम जानवरों के रूप में दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, जैसे कि आपको मैंने बताया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है। सहारा रेगिस्तान में गुफा चित्रों से पता चलता है कि मगरमच्छों वाली नदियां हुआ करती थी। हाथी, शेर, जिराफ और शुतुरमुर्ग, भेड़ आम जानवर थे। लेकिन जलवायु में बदलाव ने इसे बहुत गर्म और शुष्क क्षेत्र में बदल दिया और सहारा कभी हरा भरा हुआ करता था। मतलब सहारा जो क्षेत्र था वो कभी हरा भरा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके लेयर जो है बहुत ज़्यादा बालू के लेयर हैं, चट्टानें हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, रहना मुश्किल है।
और अगर जो पूछेगा सहारा का जो फेमस जैसे पेड़ पौधे जो हैं तो खजूर है, कैक्टस करके पौधा वो है। अगला क्वेश्चन है पांचवा में कथन है दिया छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन दिया है वो है छोटे आकार वाले वृक्ष और घास जो होते हैं वो घास स्थलों का निर्माण करते हैं। तो ये तो एकदम सही है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं, ये तो एकदम सही है। अगला जो है इसका कारण जो दिया है आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करता है। आर्द्रता की मात्रा जो है वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करता है, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अस्थायी पौनी है। अस्थायी पौने वो होती है जो हमेशा मतलब वर्ष भर एक ही तरह चलती रहती है, उसको हम अस्थायी पौने कहते हैं। तो हमारे अस्थायी पौने के जो एग्जाम्पल है व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने हैं। व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने जो है वो हमारी अस्थायी पौने, याद रखिएगा। ये सब हम एनसीईआरटी के क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। व्यापारिक पौने, पछुआ पौने दोनों अस्थायी पौने के उदाहरण जो इसे सही उत्तर बनाती हैं। अस्थायी पौने वे होती है जो पूरे वर्ष भर बनी रहती है, पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण तर्ज से जुड़ी रहती हैं। वे वैश्विक जलवायु पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरे ग्रह में उष्मा, आर्द्रता और वायु द्रव्यमान वितरित करने में मदद करती हैं। तो ये हमारे अस्थायी पौनों के बारे में था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 7 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है पौनों के बारे में निम्न दो कथन दिए गए उसके बारे में बताना, ए और बी। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवन जो है हमारा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है और पवने की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारण के रूप में प्रभावित करता है। देखो ये दोनों तो सही है, देखो सही तो दोनों है, क्योंकि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, याद रखिएगा आप लोग। पवने की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक उदाहरण के रूप में प्रभावित करता है, ये भी सही है। लेकिन ये कथन दोनों सही है, ए बी सी, लेकिन इसका ये व्याख्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें तथा इसके बारे में हमें बताएं। विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है, जो भारत में होता है। मतलब कि देखो हर जगह अलग अलग मौसम होता है। जैसे अब देखो वहीं हम लद्दाख में देख ले, उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में देख ले तो बहुत ठंडी है, और वहीं हम राजस्थान की बात कर ले, अपने राजस्थान की जब बात करते हैं तो हमें गर्मी लगती है, वहाँ पे गर्मी लगती है, बारिश नहीं होता है इस तरह। और वहीं अगर बारिश का भी देख ले तो राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, वहीं मेघालय वगैरह में बहुत बारिश होती है। तो विभिन्न मतलब कि जलवायु जो है बहुत अलग है भारत में। प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाले वर्षा पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है। देखो ये सही है, लेकिन केवल वहाँ के वर्षा पर निर्भर करती है ऐसा नहीं है। देखो राजस्थान में भी तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब कि उस तरह तो नहीं पाए जाते लेकिन पाए तो जाते हैं ना। तो केवल वर्षा पर निर्भर करती तो वहाँ तो बहुत कम बारिश होती है, तब तो वहाँ होते ही नहीं एक भी पेड़ पौधे। तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ केवल ए सही है, बी जो है वो गलत है। इसका राइट आंसर जो है सिर्फ केवल ए सही है। 9वां क्वेश्चन भी यही गलती से मिसप्रिंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि बार बार यही पे हो गया है। अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। लौ अयस्क संबंध प्रिंस चार्ल पर्वत कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। लौ अयस्क संबंध प्रिंस चार्ल पर्वत जो है अंटार्कटिका में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लौ अयस्क से मतलब रिलेटेड है और ये प्रिंस चार्ल पर्वत में स्थित है और ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लौ प्रिंस चार्ल पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है। जो लौ प्रिंस चार्ल पर्वत है आप लोग याद रखिएगा अंटार्कटिका में स्थित है। वे 13 जनवरी 1956 को W.V. वेसर के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान अभियान दक्षिणी दल द्वारा खोजे गए थे। इसका जो खोज हुआ था आप लोग याद रखिए 13 जनवरी 1956 में। उसको मतलब खोजा किसने था, W.V. वेसर के द्वारा मतलब इनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान अभियान द्वारा दक्षिणी दल द्वारा खोजे गए थे और अंटार्कटिका में स्थित है। यह क्षेत्र अपने भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जाना जाता है, मतलब भूवैज्ञानिक के लिए जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रिंस चार्ल पर्वत के मुख्य रूप से मैग्नेटाइट के रूप में लौ अयस्क के बड़े भंडार है। ये भी पूछ सकता है प्रिंस चार्ल पर्वत में क्या पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इसका भंडार है वहाँ पे। इन भंडारों को पहली बार 1980 और 1990 के दशक के दौरान वायु चुंबकीय सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से खोजा गया था। इन भंडारों को पहली बार 1980 और 1990 के दशक के दौरान वायु चुंबकीय सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से खोजा गया था।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, वो है कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मतलब कर सकते हैं। तो संसाधन में परिवर्तित करने के लिए देखो समय भी है, ज़रूरत भी होना चाहिए। समय देखो, समय होता है, ज़रूरत होता है, तभी तो हम लोग कुछ करते हैं, और प्रौद्योगिकी भी। तो इसका राइट आंसर तीनों होगा। इसका जहाँ पे तीनों होगा ABC तीनों, इसका राइट आंसर है 3, ABC तीनों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो हमें ये देखना है। देखो मलेशिया में हमें क्या पाया जाता है, मलेशिया में क्या पाया जाता है, ब्राज़ील में क्या पाया जाता है, भारत में क्या पाया जाता है, इसको हमें देखना है। कनाडा में मक्का, इसमें देखना है कि क्या पाया जाता है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार का है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़ के लाभ कपास एकड़ की फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब कि बहुत पैमाने पे श्रम करने की ज़रूरत होती है और पूंजी की भी आवश्यकता हो। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार के इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र देखिए, रोपड़ कृषि के जो मुख्य क्षेत्र हैं विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए। मलेशिया में रबड़, पहली बात तो याद रखिए, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत में और श्रीलंका में चाय। तो मतलब मलेशिया में जो है क्या पाया जाता है, रबड़, और ब्राज़ील में कहवा। तो हमें इसका देखना है पहले क्या क्या दिया है। कनाडा में मक्का दिया है, ये तो नहीं। भारत में जो है देखो चाय पाया जाता है, तो भारत में जो है चाय पाया जाता है। तो इसका अब सी तो सही है, लेकिन मलेशिया में रबड़ लिखना हम भूल गए थे। तो मलेशिया में रबड़ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए और सी मतलब ऑप्शन ए जो है, ए और सी सही है। अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था। देखो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो उन्होंने लास्ट टाइम में अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपना लिया था क्योंकि बौद्ध धर्म में आप पढ़े होंगे जो है अभी एनसीईआरटी में जो महात्मा बुद्ध थे उसमें अहिंसा करना वगैरह सब मना था। तो ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। वह विशेष रूप से एक धर्म की खोज कर रहे थे जो सामाजिक समानता को बढ़ावा दे और जाति आधारित भेदभाव का समर्थन ना करे। मतलब देखो उनके साथ तो शुरू से ही जाति के आधार पर भेदभाव कितना किया गया था। तो इसलिए वो ऐसे धर्म का विशेष रूप से खोज कर रहे थे जो सामाजिक समानता को बढ़ावा दे और जाति आधारित भेदभाव को समर्थ ना करे। 1956 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 1956 में उन्होंने मतलब सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, और अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, और संविधान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, भारतीय संविधान के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं। विविधता का देखो मतलब वो होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग, जैसे एक जगह हो गया बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे जात के लोग रह के एक पालन करें। तो एक इसका ऑप्शन देखते हैं, एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, ये सही है, इसमें हमें गलत पूछा है। एक गाँव में अलग अलग जाति के लोग जिन्हें अलग अलग तरीकों से देखा जाता है, यही मतलब गलत है, और यही सही क्योंकि गलत पूछा है। क्योंकि अलग अलग जात के लोग को अलग अलग तरीके से देखना ये विविधता का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन जो है वो है, काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज़्यादा नाम प्रचलित है। काउंसिल ऑफ स्टेट को भारत में क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राज्यसभा कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को। तो ये मतलब कि सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते और शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर से। थैंक यू।